तो जो ये एक्सप्लेनेशन है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना कि हमारा जो एड्रेस रेज़ोल्यूशन प्रोटोकॉल है, वो कैसे इन 2 आइडेंटिफायर्स के थ्रू आइडेंटिफ़ाई करता है कि कौन-सा मैक एड्रेस किस आईपी एड्रेस के साथ अटैच है। तो जो हमारे आईपी एड्रेस होते हैं, वो कैसे असाइन होते हैं? या तो आप उन्हें मैन्युअली असाइन करते हो या फिर वो ऑटोमैटिकली असाइन होते हैं थ्रू दिस प्रोटोकॉल दैट इज़ डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज की हम वीडियो में करेंगे इंट्रो टू लैन, जो कि मॉड्यूल 2 के अंदर नेटवर्क फंडामेंटल्स का सेकंड चैप्टर है। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने पहले बताया था कि जो ये वाला रूम है, ये एक प्रीमियम रूम है। अगर आप भी इस रूम को करना चाहते हो, तो आपको अपने अवतार पे क्लिक करके मैनेज अकाउंट पे जाकर इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन टैब है। उसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरा अभी रिन्यू किया है मैंने 22 जुलाई को। इसकी सब्सक्रिप्शन 500 रुपीज़ है और इसके साथ कुछ 70 टू 80 जो हैं वो जीएसटी चार्ज लग जाते हैं। तो आपका 570 के अराउंड जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो आती है। तो लेट्स गेट बैक टू दी रोड मैप। लेकिन अगर आप जो है इसकी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते हो, तो आप इस जो सीरीज़ है साइबर सिक्योरिटी लर्निंग रोड मैप, इसमें आप बने रह सकते हैं, जिसके अंदर आपको पता है कि मैं स्टेप बाय स्टेप ये जो पूरा हमारा साइबर सिक्योरिटी लर्निंग रोड मैप है उसको कंप्लीट करने वाले हैं थ्रू द हेल्प ऑफ एपिसोड्स। तो मैं आपको एक बार फिर से पाथ दिखा देता हूँ, हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। तो देखो, ये है हमारा साइबर सिक्योरिटी लर्निंग रोड मैप और इसके अंदर हम प्री सिक्योरिटी पे अभी हमारा जो है, अभी जो हमारा करंटली गोइंग ऑन जो मॉड्यूल कह सकते हो आप, जो है वो प्री सिक्योरिटी है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी 101। उसके बाद हम स्पेसिफिकली स्टार्टिंग में जो है अपना पेनिट्रेशन टेस्टर का जो पाथवे है उसको कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ के साथ बने रहिए। तो चलते हैं हम अपने चैप्टर की ओर, जो कि है इंट्रो टू लैन। इस रूम के अंदर आपको एक वीडियो लिंक मिल जाता है यूट्यूब का। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको यूट्यूब पर भी देख सकते हो। सो टास्क 1, इसके अंदर काफ़ी अच्छे हमारे पास प्रैक्टिकल आने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप व्यू साइट के ऊपर क्लिक करते हो तो देखते हैं ये लोड होता है। जैसे कि ये रिंग टोपोलॉजी है, इसको हमने डिस्टर्ब करके दिखाना है कि कैसे जो ये टोपोलॉजी है ये वर्क करती है और कैसे नहीं करती, वो हमारा आगे आने वाला है। तो लेट्स गेट बैक टू टास्क 1, इंट्रोड्यूसिंग लैन टोपोलॉजीज। Over the year, there has been experimentations and implementations of various network designs. In reference to networking, when we refer to the term topology, we are actually referring to the design or look of the network at hand. Let's discuss the advantages and disadvantages of these topologies below. तो जैसे कि ये डायग्राम है, ये एक स्टार टोपोलॉजी का डायग्राम है। देखते हैं स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। So, the main premise of a star topology is that devices are individually connected via a central networking device, such as switch or hub. This topology is the most commonly found today because of its reliability and scalability despite of the cost. Any information sent to a device in this topology is sent via the central device to which it connects. Let's explore some of the advantages and disadvantages of this topology below. Because more cabling and the purchase of dedicated networking equipments is required for this topology, it is more expensive than any of the other topologies. तो जो ये टोपोलॉजी है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है केबलिंग और नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। तो ये जो टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी, ये बाकी अदर टोपोलॉजीज़ के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। However, despite the added cost, this does provide some significant advantages. For example, this topology is much more scalable in nature.
which means that it is very easy to add more devices as the demand for the devices increases. तो जो ये टोपोलॉजी है, इसका जो बेनिफिट भी है, जैसे कि अगर आपके पास काफ़ी बड़ा नेटवर्क है और आप उसके अंदर बहुत सारे जो हैं नेटवर्क डिवाइसेस ऐड करना चाहते हैं, तो वो ईज़िली ऐड हो जाते हैं। Unfortunately, the more the network scales, the more maintenance is required to keep the network functional. अब जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस जब इसके अंदर ऐड होते हैं, तो उतना ही ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है उसको मेंटेन करने का और नेटवर्क को फंक्शनल रखने का। This increased dependence on maintenance can also make troubleshooting falls much harder. जिसकी वजह से जो अगर ट्रबल शूटिंग जो फॉल्ट्स अगर कहीं पे भी फॉल्ट आता है, तो वो सॉल्व करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। Furthermore, the star topology is still prone to failures. For example, if the centralized hardware that connects devices fails, these devices will no longer able to send or receive data. Thankfully, these centralized hardware devices are often robust. तो अगर इस स्विच में अगर कोई फॉल्ट आ जाता है, तो ये पूरी की पूरी टोपोलॉजी जो है वो वर्क करना बंद कर देती है, क्योंकि all the devices are connected through this switch only. Now, the second one is bus topology. This type of connection relies upon a single connection which is known as the backbone cable. तो ये जो कनेक्शन है ये एक सिंगल बैकबोन केबल के ऊपर रिलायबल होता है। This type of topology is similar to the leaf of a tree in the sense that devices stem forms where the branches are on the cable. So, जैसे कि अगर आप इस डायग्राम को देखें, तो ये बीच में जो है ये एक बैकबोन है जिसको हम स्टेम बोल सकते हैं। और ये जो थोड़ी पतली जो लाइन्स जा रही हैं, इनको हम एज़ ए ब्रांचेज़ कंसीडर कर सकते हैं और ब्रांचेज़ के सबसे लास्ट में क्या होती हैं? लीव्स। तो ये डिवाइसेज़ हम एज़ ए रेफरेंस ले सकते हैं कि ये लीव्स हैं। Because all data destined for each device travels along with the same cable, it is very quickly prone to become slow and bottlenecked. If devices within the topology are simultaneously requesting data, अगर ये डिवाइस बार-बार एक सेंड करता रहेगा डेटा, तो यहाँ पे जो है बॉटलनेक क्रिएट हो जाएगा, जो जिसकी वजह से बाकी जो डिवाइसेज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रबल फ़ील करेंगे डेटा को सेंड और रिसीव करने के में। तो इसका हमारे पास प्रैक्टिकल भी है, जो कि अभी हम करेंगे कुछ ही देर में। This bottleneck also result in very difficult troubleshooting because it quickly become difficult to identify which device is experiencing issues with data all traveling along the same route. और हमें ये भी फाइंड करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है कि कौन सा डिवाइस जो है वो बॉटलनेक फ़ील कर रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे जो डिवाइस हैं एक ही बैकबोन के ऊपर अपना डेटा सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं। However, with this said, bus topologies are one of the easier and more cost efficient topologies to set up because of their expenses, such as cabling or dedicated networking equipments used to connect these devices. ये हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो टोपोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है, और जो हमारे पास स्टार टोपोलॉजी थी ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो कि एक बिग डिफरेंस है दोनों के बीच में। Lastly, another disadvantage of the bus topology is that there is little redundancy in place in case of failures. This disadvantage is because there is a single point of failure along the backbone cable. If this cable were to break, devices can no longer receive or transmit data along the bus. तो अगर ये जो बैकबोन केबल है, इसके अंदर कोई भी फॉल्ट आता है, तो ये पूरी की पूरी जो टोपोलॉजी है वो फेल हो जाती है, जो कि एक बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज है। एंड द नेक्स्ट इज रिंग टोपोलॉजी। द रिंग टोपोलॉजी आल्सो नोन एज टोकन टोपोलॉजी boasts some similarities. Devices such as computers are connected directly to each other to form a loop, meaning that there is a little cabling required and less dependence on dedicated hardware such as within a star topology. तो जैसे कि आप रिंग टोपोलॉजी देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कम केबलिंग यूज़ होती है, क्योंकि हमारे पास ना कोई बैकबोन केबल है,
ना ही ये ब्रांचेज़ हैं, ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं और डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव करते हैं। A ring topology works by sending data across the loop until it reaches the destined device, using other devices along the loop to forward the data. तो ये जो डिवाइसेस हैं, ये एक दूसरे का यूज़ करके अपना जो डेटा है, वो सेंड और रिसीव करते हैं। Interestingly, a device will only send received data from another device in this topology if it does not have any to send itself. If the device happens to have data to send, it will send its own data first before sending data from। तो जो ये रिंग टोपोलॉजी है, इसके अंदर आप देख रहे हो 4 डिवाइस जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। Let's suppose that the device, that is my cursor is pointing right now, wants to send data to this device। लेकिन उसी सेम टाइम पर जो ये राइट साइड वाला डिवाइस है, इसे भी अपना डेटा सेंड करना है इसी डिवाइस के ऊपर जो कि लेफ्ट साइड पे है। अब ये जो डिवाइस है राइट साइड में, इससे ये यूज़ करेगा टॉप वाला डिवाइस टू सेंड इट्स डेटा टू दिस वन। लेकिन अगर जो टॉप वाला डिवाइस है उसके पास खुद का डेटा है सेंड करने के लिए, तो सबसे पहले वो अपना डेटा सेंड करेगा, उसके बाद वो इस वाले डिवाइस का जो राइट साइड में है उसका डेटा सेंड करेगा। लेट्स गो फर्दर। Because there is only one direction for data to travel across this topology, it is fairly easy to troubleshoot any default that arise। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ वो एक ही डायरेक्शन है डेटा को सेंड करने की, तो इसके अंदर जो ट्रबल शूटिंग है, अगर कहीं फॉल्ट आता है तो उसे ट्रबल शूट करना ईजी रहता है। However, this is a double-edged sword because it is not an efficient way of data traveling across a network, as it may have to visit many multiple devices first before reaching the intended device। Lastly, ring topologies are less prone to bottlenecks, such as within a bus topology, as large amount of traffic are not traveling across the network at any one time. The design of this topology does, however, mean that a fault such as cut cable or broken device will result in the entire network breaking। जो रिंग टोपोलॉजी का जो नेटवर्क जो बिल्ड हुआ है, उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहली बात तो अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से समझें, तो अगर इस डिवाइस को, मान लीजिए जो सबसे टॉप में डिवाइस है, उसे इस डिवाइस में डेटा सेंड करना है, तो उसे इस डिवाइस वाला रूट लेना ही होगा। अगर मान लो ये इस तरह से मूव कर रहा है डेटा, तो इसके अंदर डायरेक्ट कम्युनिकेशन का कोई भी सोर्स नहीं है, इसे थ्रू दिस डिवाइस ही जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम ओवरकम करते हैं, जो ये डिसएडवांटेज है, थ्रू स्विचेस। सो लेट्स सी व्हाट इज अ स्विच। Switches are dedicated devices within a network that are designed to aggregate multiple other devices such as computers, printers, and any other networking capable device using Ethernet. These various devices plug into a switch's port. Switches are usually found in larger networks such as businesses, schools, or similar sized network where there are many devices to connect to the network. Switches can connect a large number of devices by having ports of 4, 8, 16, 24, 32 and 64 for devices to plug into। इनकी जो डिसएडवांटेजेस है उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो है वो स्विचेस होते हैं। स्विचेस के अंदर पोर्ट्स होते हैं, अलग अलग तरह के ये स्विचेस होते हैं, छोटे से बड़े की ओर, जैसे कि 4 पोर्ट होंगे, 8 पोर्ट हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, अप टू 64 पोर्ट्स। तो ये कैसे वर्क करता है, जैसे मान लीजिए ये एक स्विच है, यहाँ पे एक स्विच है जो कि एक राउटर से कनेक्ट है और राउटर इंटरनेट से कनेक्ट है। तो इसके अंदर मान लीजिए 6 एंड 6 ये 12 जो डिवाइसेस हैं वो इसके साथ कनेक्ट हैं। दैट मीन्स इस स्विच के अंदर 12 डिफरेंट पोर्ट्स हैं जिसके अंदर ये जो डिवाइसेस हैं इंडिविजुअली कनेक्ट हैं। ये फ़ायदा होता है एक स्विच का। स्विचेस आर मोर एफिशिएंट देन देयर लेसर काउंटरपार्ट हब्स और रिपीटर्स। Switches kept track of what device is connected to which port. This way, when they receive a packet, instead of repeating that packet to every port like a hub would do, it just sends it to the intended target, thus reducing network traffic। जो हब होता है, अगर हब के पास कुछ भी डेटा आता है तो वो
उसे एक तरह से ब्रॉडकास्ट करता है हर एक डिवाइस के ऊपर। तो जो भी डिवाइस का वो डेटा होता है, वो उसे रिसीव कर लेता है, बाकी जो डिवाइसेस होते हैं उसे रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन इन केस ऑफ स्विचेस, स्विच क्या करता है, स्विच के अंदर जो पोर्ट्स होते हैं, उसका वो एक ट्रैक रखता है अपने पास कि कौन से पोर्ट के साथ मेरा कौन-सा जो डिवाइस वो कनेक्ट है। तो मान लीजिए किसी एक डिवाइस ने किसी दूसरे डिवाइस के ऊपर जो है सेंड किया है डेटा, तो उसके जो पोर्ट नंबर है, वो उसके ही ऊपर वो उस डेटा को सेंड करता है, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग टू एवरी पोर्ट। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ स्विचेस, जिसकी वजह से हमारा जो नेटवर्क ट्रैफ़िक है वो भी बहुत कम रहता है, क्योंकि उसे हर एक डिवाइस के ऊपर जो है पैकेट्स को, जो डेटा पैकेट्स होते हैं, उसे सेंड नहीं करना होता। उसे सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक पोर्ट के ऊपर जो डिवाइस कनेक्ट है, उसी की तरफ जो है वो डेटा और पैकेट को सेंड करना होता है। दैट्स व्हाई switches are also called as the intelligent devices, and hubs are called as the dumb devices. Both switches and routers can be connected to one another. The ability to do this increase the redundancy, the reliability of a network by adding multiple paths for data to take. If one path goes down, another can be used. Whilst this may reduce the overall performance of a network because packets have to take longer travel, there is no downtime, a small price to pay considering the alternative. तो उसके बाद हमारे पास आते हैं राउटर। तो राउटर क्या होते हैं, जानते हैं। It's a router's job to connect networks and pass data between them. It does this by using routing, hence the name router. Routing is the label given to process a data traveling across networks. Routing involves creating a path between networks so that this data can be successfully delivered. Routing is useful when devices are connected by many paths, such as in the example diagram below. तो आप देख पा रहे हो जैसे कि ये 4 राउटर्स हैं और ये एक कंप्यूटर बी है, कंप्यूटर ए है। तो राउटर्स क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो चूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो प्रैक्टिकल पार्ट इसके अंदर आता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल है जो हमें देखने को मिलेगा। पहले हम इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। व्हाट डज़ लैन स्टैंड्स फॉर? दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। What is the verb given to the job that routers perform? That is routing. What device is used to centrally connect multiple devices on the local area network and transmit data to the correct location? जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्विचेस जो होते हैं उनके अंदर जो पोर्ट्स होते हैं, जिनके अंदर वो ट्रैक रखता है कि कौन से पोर्ट के ऊपर कौन सा डिवाइस कनेक्ट है, जिसकी वजह से डेटा ट्रांसमिशन बहुत ही इजीली और करेक्टली होती है। व्हाट टोपोलॉजी इज कॉस्ट एफिशिएंट टू सेटअप? सबसे ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट जो होती है वो होती है बस टोपोलॉजी। व्हाट टोपोलॉजी इज एक्सपेंसिव टू सेटअप एंड मेंटेन? दैट इज स्टार टोपोलॉजी। कंप्लीट द इंटरेक्टिव लैब अटैच्ड टू दिस टास्क। व्हाट इज द फ्लैग गिवन एट द एंड? तो अब हम इंटरेस्टिंग पार्ट की ओर जाएंगे, जो कि है लैब, विच इज़ ओपन बाय दिस बटन। सो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली दिखाई दे। Topology flaws. This lab will take you through the flaws in different network topologies. तो ये रिंग टोपोलॉजी है। अब इसके अंदर हमें इसके फ्लॉ को चेक करना है कि कैसे इसके अंदर फ्लॉ आ सकता है। तो रिंग टोपोलॉजी, इन रिंग टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टर्स टू टू अदर टू क्रिएट ए फुल सर्कल। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं टू क्रिएट ए फुल सर्कल। Packets of data travel from one device to the next until they have reached their destination. One of the major flaws in the ring topology is that if the device goes down or a cable is broken, then data will no longer be passed if no hover over the middle of the network cable.
You can cut it and see what happens to the packets. तो देखिए जैसे कि अगर मैं इस केबल को यहाँ से कट कर देता हूँ, तो ये देखें आप जो डेटा था वो हमारा डेटा सेंड होना एंड रिसीव होना बंद हो चुका है। The packets can now no longer travel around the network and no devices can talk to each other. अब देखते हैं बस टोपोलॉजी। ये हमारी बस टोपोलॉजी है। तो बस टोपोलॉजी, with the bus topology, all devices are connected to a single cable that is also called as backbone. Next, data is sent in both left and right directions down the backbone until the packet's destination is reached. A major flaw is the bus topology is that it cannot handle a large amount of data. तो ये जो बस टोपोलॉजी है बहुत ज़्यादा अमाउंट का डेटा जो है नहीं हैंडल कर सकती है। On the next step, send as many packets as quickly you can to try and take down the network. सो मान लीजिए कंप्यूटर 1 से मुझे सेंड करना है डेटा कंप्यूटर 5 तक। ये कंप्यूटर 1 कंसिडर करते हैं, ये कंप्यूटर 5। उसका जैसे कि मैं सेंड करता हूँ डेटा, ये देखिए अगर मैं इसे बार बार क्लिक करूँगा तो ये बॉटलनेक क्रिएट कर देगा। इसकी वजह से ये बस टोपोलॉजी जो है वो ब्रेक हो जाएगी और इसके अंदर फॉल्ट आ जाएगा। द बस नेटवर्क इज़ नाउ डाउन। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिंग स्टार टोपोलॉजी, नॉट रिंग टोपोलॉजी। With a star topology, all devices are connected with their own cable to a central switch or hub. Each packet is sent through this switch, which means if the switch goes down, the network will no longer work. See if you can somehow break the switch. तो ये देखिए हमारे पास हैमर आता है, जैसे कि अभी हम स्विच को ब्रेक करेंगे। तो ये देखिए स्विच ब्रेक हो चुका है और ये जो नेटवर्क है वो डाउन हो चुका है। सो दिस इज आवर फ्लैग दैट we are supposed to paste on the last question. सो वेल डन गाइस, हम अपना जो पहला टास्क है वो कंप्लीट कर चुके हैं एक बहुत ही अमेजिंग लैब के साथ। सो अब हम बढ़ेंगे अपना टास्क टू, प्राइमर ऑन सबनेटिंग। As we have previously discussed throughout the module so far, networks can be found in all shapes and sizes, ranging from small to large. Subnetting is the term given to splitting up a network into smaller miniature networks within itself. Think of it as slicing up a cake for your friends. There is only a certain amount of cake to go around, but everybody wants a piece. Subnetting is you deciding who gets what slice and reversing such a slice for the metaphorical cake. Take a business, for example, you will have different departments such as accounting, finance, and human resource. तो मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके पास 3 डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंस। तो आपने जो क्या किया है इस नेटवर्क को डिवाइड किया है, जिसे हम कहते हैं सबनेटिंग, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर। Whilst you know where to send information in real life to the correct department, networks need to know as well. Network administrators use subnetting to categorize and assign specific parts of a network to reflect this. Subnetting is achieved by splitting up the number of hosts that can fit within the network, represented by a number called a subnet mask. Let's refer back to our diagram from the first room in this module. सो अगर आप देख पा रहे हो ये जो हमने आईपी एड्रेस के जो पार्ट्स हैं जिसे हम ऑक्टेट्स बोलते हैं, ये हमने पहले भी जो इससे प्रीवियस वाली जो वीडियो है उसके अंदर डिस्कस किया था। अगर आप चाहते हो इस चीज़ को फिर से देखना तो आप उस वीडियो की ओर जा सकते हो और देख सकते हो कैसे हमने इस चीज़ को डिफाइन किया था। As we can recall, an IP address is made up of 4 sections called octets. The same goes for a subnet mask.
which is also represented as a number of 4 bytes, that is 32 bits, ranging from 0 to 2 to 5. Subnets use IP addresses in 3 different ways: identify the network address, identify the host address, identify the default gateway. तो देखते हैं ये क्या-क्या होते हैं. Let's split these three up to understand their purposes into the table below. So, a network address. This address identifies the start of the actual network and is used to identify a network's existence. Explanation. For example, a device with the IP address of 192.168.1.100 will be on the network identified by 192.168.1.0. Host address. An IP address here is used to identify a device on the subnet. For example, a device will have the network address of 192.168.1.1. एग्जाम्पल ये है आपके पास, आप देख सकते हो. And default gateway. The default gateway address is a special address assigned to a device on the network that is capable of sending information to another network. Any data that needs to go to the device that is not on the same network, that is not on this network. तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो है ये एक नेटवर्क है जिसके अंदर एक आईपी एड्रेस ये हो सकता है किसी डिवाइस का, तो ये एक नेटवर्क फॉर्म करता है. लेकिन अगर हमें मान लीजिए किसी और, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 192 है, अगर यहाँ पर कुछ और होता है, फॉर एग्जांपल 179 या 162 या कुछ भी ऐसा, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस नेटवर्क के डिवाइस से, मान लीजिए जो दूसरा नेटवर्क है जिसके अंदर का जो आईपी एड्रेस है वो 179 से स्टार्ट हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो जो डेटा जो है, जो ट्रांसफ़र जो होता है वो डिफ़ॉल्ट गेटवे के थ्रू सेंड होता है. These devices can use any host address but usually use either the first or last host address in the network. Now, in small networks such as at home, you will be on one subnet as there is an unlikely chance that you need more than 254 devices connected at one time. However, places such as businesses and offices will have much more of these devices. For example, PCs, printers, cameras, and sensors, where subnetting takes place. तो मान लीजिए अगर आपका घर का नेटवर्क है, तो आपके पास इतने जो डिवाइसेस हैं 254 से ज़्यादा डिवाइसेस तो होंगे नहीं. तो इसलिए एक ही सबनेट में आपका जो काम है एक तरह से वो बन जाता है. लेकिन अगर हम एग्ज़ाम्पल लें बिज़नेसेस का, बड़े-बड़े ऑफ़िसेज़ का, तो वहाँ पर बहुत सारे डिवाइसेज़ जो हैं वो कनेक्ट रहते हैं, जैसे कि पीसीज़, प्रिंटर्स, कैमराज़, सेंसर्स. तो अगर आप सबको काउंट करें, तो वो डिवाइसेज़ जो हैं ईज़िली 254 डिवाइसेज़ से ऊपर चले जाते हैं. तो ऐसे जो प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर हम सबनेटिंग का यूज़ करते हैं. Subnetting provides a range of benefits including efficiency, security, full control. Now we will come on to explore exactly how subnetting provides these benefits at a later date. However, for now, all we need to understand is the security element of it. Let's take the typical cafe on the street. This cafe will have two networks, one for employees, cash registers, and other device for the facility. One for the general public to use as a hotspot. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सबनेटिंग किस तरह यूज़ हो रही है. मान लीजिए एक कैफ़े है जिसके अंदर जो नेटवर्क है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है. वन पार्ट जो है उसका वो ओनली एम्प्लॉइज़ और जो भी उसके अंदर कैश रजिस्टर्स हैं वो लोग यूज़ करते हैं. और जो अदर पार्ट है जैसे कि मान लीजिए हॉटस्पॉट है, उसको पब्लिक कोई भी यूज़ कर सकती है. इससे सिक्योरिटी भी मिलती है क्योंकि जो चीज़ें मान लीजिए इस वाले नेटवर्क पे है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस कैफ़े के लिए. जैसे कि एम्प्लॉइज़, कैश, कैश जो है सबसे ज़्यादा हैकिंग यहीं पे होती है. सबको कैश ही चाहिए जैसे कि आपको पता है. और जनरल पब्लिक के लिए उन्होंने एक हॉटस्पॉट रखा हुआ है जो कि पहले वाले जो सबनेट है उससे डिफरेंट है.
तो इन दोनों सबनेट्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से एक जो हमें सिक्योरिटी है वो मिल जाती है सबनेटिंग के थ्रू। Subnetting allows you to separate these two use cases for each other while it's having the benefit of a connection to larger network such as the internet। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। What is the technical term for dividing a network up into smaller pieces? ये हमने पढ़ रखा है क्योंकि हमने इस वीडियो को ध्यान से देखा था, दैट इज सबनेटिंग। हाउ मेनी बिट्स आर इन ए सबनेट मास्क? दैट इज 32 बिट्स। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ आपको। दिस 32 बिट्स, दैट इज 4 बाइट्स। व्हाट इज द रेंज ऑफ सेक्शन ऑक्टेट ऑफ ए सबनेट मास्क? तो सबनेट मास्क का जो ऑक्टेट है उसकी रेंज कितनी होती है? वो होती है 0 to 255। इसकी साउंड कम कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अननोइंग लग रही है। What address is used to identify the start of the network? That is network address। What address is used to identify devices within a network? तो आप किस एड्रेस से डिवाइस होता है जो नेटवर्क पे उसको आइडेंटिफाई करते हैं? दैट इज होस्ट एड्रेस। मैं चाहूँगा कि अगर आप इसकी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते हो मैं चाहूँगा अगर आप इसकी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते हो तो आप नोट्स बना सकते हैं इस वीडियो के थ्रू, ताकि आप इसे बाद में रिकॉल भी कर सकें और आप वापस इस वीडियो पर भी आ सकते हैं। तो आपको पता ही है मैं यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको सब समझ भी आ रहा है। What is the name used to identify the device responsible for sending data to another network? जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर एक नेटवर्क है उसे डेटा सेंड करना है दूसरे नेटवर्क के डिवाइस पे, तो वो कौन सा गेटवे होता है? वो होता है डिफ़ॉल्ट गेटवे, जिसके थ्रू हम दूसरा जो नेटवर्क है उसको एक्सेस कर सकते हैं। So we have successfully answered all the questions. Let's get back to the third task, that is ARP, which is also known as Address Resolution Protocol. Let's start. Recalling from our previous tasks that devices can have two identifiers, a MAC address and an IP address. The Address Resolution Protocol, for short ARP, is the technology that is responsible for allowing devices to identify themselves on a network। तो जो ARP होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब वो जो डिवाइसेस हैं वो खुद को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन इन नेटवर्क थ्रू दीज टू थिंग्स, दैट इज मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड IP एड्रेस, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। सिंपली ARP, मैं इसको आर्क कहूँगा तो आप समझ जाना कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सिंपली आप अलाउज ए डिवाइस टू एसोसिएट इट्स मैक एड्रेस विद एन IP एड्रेस ऑन द नेटवर्क। तो जो आर्क होता है वो मैक एड्रेस को एसोसिएट करता है उसके IP एड्रेस के साथ नेटवर्क के अंदर। Each device on a network will give a log of the MAC addresses associated with other devices. When devices they wish to communicate with another, they will send a broadcast to entire network searching for the specific device. Devices can use ARP to find the MAC address of a device for communication। तो जो डिवाइस होते हैं, अगर किसी डिवाइस को कम्युनिकेट करना है किसी अदर डिवाइस के से और एक नेटवर्क के अंदर, तो वो
जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है उसको सर्च करता है बाय ब्रॉडकास्टिंग इट्स मैसेज टू ऑल ओवर द नेटवर्क। तो जो एआरपी है, जो डिवाइसेस हैं जो आर्प यूज़ करते हैं, वो मैक एड्रेस के थ्रू उस डिवाइस को फाइंड करते हैं फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। हाउ डज आर्प वर्क? Each device within a network has a ledger to store information on, which is called cache. In the context of ARP, this cache stores the identifiers of other devices on the network. In order to map these two identifiers together, that is IP address and MAC address, ARP sends two type of messages, that is ARP request and ARP reply. अगर आपको किसी नेटवर्क के ऊपर आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस को मैप करना है, तो हमारा जो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है वो दो आइडेंटिफायर्स सेंड करता है, जो कि होते हैं ARP रिक्वेस्ट और ARP रिप्लाई। When an ARP request is sent, a message is broadcasted on the network to other devices asking what is the MAC address that owns this IP address. When the other devices receive that message, they will only respond if they own that IP address and will send an ARP reply with the MAC address. The requesting device is now remember this mapping and store it in its ARP cache for future use. तो जो ये एक्सप्लेनेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना कि हमारा जो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है वो कैसे इन दो आइडेंटिफायर्स के थ्रू आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा मैक एड्रेस किस आईपी एड्रेस के साथ अटैच है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले ये एक आर्प रिक्वेस्ट सेंड करता है जो कि एक मैसेज है जो कि एक नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट होता है। जब वो मैसेज नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट होता है वो ये पूछ रहा होता है बेसिकली कि कौन सा मैक एड्रेस है जो ये आईपी एड्रेस ओन करता है। तो जिसके पास भी वो सेम मैक एड्रेस होता है जो आर्प रिक्वेस्ट के थ्रू सेंड हुआ है, वो डिवाइस रिप्लाई करता है और जो ये पूरी कम्युनिकेशन है ये स्टोर हो जाती है आर्प कैश में फॉर फ्यूचर यूज़, जिसकी वजह से हमारा जो नेटवर्क एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होती है। दिस प्रोसेस इज इलस्ट्रेटेड इन दिस डायग्राम बिलो। तो अगर आप देख पा रहे हो, ये फर्स्ट जो डिवाइस है उसने सोर्स मैक एड्रेस सेंड किया है और पूछा है कि हु हैज़ द आईपी एड्रेस 192.168.1.10। तो जिसका भी ये आईपी एड्रेस होगा, अब अगर आप देख पा रहे हो, सोर्स एड्रेस मतलब इस डिवाइस ने मैसेज जो है आर्प रिक्वेस्ट जो है वो ब्रॉडकास्ट की है। अभी इसे सिर्फ सोर्स का पता होगा और ये आईपी एड्रेस का पता होगा कि किसके पास ये आईपी एड्रेस है, और ये बात कर रहा है सोर्स मैक के थ्रू, दिस मैक एड्रेस के थ्रू। तो जो भी डिवाइस है, मान लीजिए उसने इसे रिक्वेस्ट सेंड किया, नो रिस्पॉन्स, यहाँ रिक्वेस्ट सेंड की, नो रिस्पॉन्स, स्विच पर रिक्वेस्ट सेंड करी, ये वो डिवाइस है जिसके पास जो आईपी एड्रेस है उसका 192.168.1.10 है। तो उसने अपना मैक एड्रेस इस जगह पर फिल करके इसे आर्प रिप्लाई के थ्रू वापस भेज दिया। तो ये हमारा कम्युनिकेशन पूरा हो चुका है। So this is the very good example. With the help of diagram you can understand it very carefully, and make sure to screenshot this diagram, as you know that this is a very high level explanation of ARP, that is address resolution protocol. So let's answer some of the questions. What does ARP stand for? That is address resolution protocol. What category of ARP packet asks a device whether or not it has a specific IP address? That is a request. ये आपको पता है कि सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है वो सेंड होती है, देन उस रिक्वेस्ट के ऊपर उसे रिप्लाई मिलता है। What address is used as a physical identifier for a device on a network? तो हम किसी भी डिवाइस को एक नेटवर्क के ऊपर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? थ्रू इट्स मैक एड्रेस।
And that's the correct answer. What address is used as a logical identifier for a device on a network? That is IP address. And congratulations, you have successfully answered all the questions correctly. So let's go to the task 4, that is DHCP, that is Dynamic Host Configuration Protocol. IP addresses can be assigned either manually by entering them physically into the device or automatically and most commonly by using DHCP. तो जो हमारे आईपी एड्रेस होते हैं वो कैसे असाइन होते हैं, या तो आप उन्हें मैनुअली असाइन करते हो या फिर वो ऑटोमेटिकली असाइन होते हैं थ्रू दिस प्रोटोकॉल, दैट इज डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल. When a device connects to a network, if it has not already been manually assigned an IP address, it sends out a request DHCP discover to see if any DHCP servers are on the network. तो अगर एक डिवाइस है जिसके अंदर जो आईपी एड्रेस है वो मैन्युअली सेट नहीं है, तो वो डिवाइस एक रिक्वेस्ट सेंड करता है डीएचसीपी सर्वर को, दैट इज डीएचसीपी डिस्कवर. The DHCP server then replies back with an IP address the device could use, that is DHCP offer. तो जो DHCP जो सर्वर है वो हमारा उस डिवाइस को एक IP एड्रेस असाइन करता है थ्रू DHCP ऑफर. The device then send a reply confirming it wants the offered IP address. उसके बाद जो डिवाइस है वो कंफर्म करता है कि उसे वो ऑफर्ड आईपी एड्रेस चाहिए, दैट इज DHCP request. And then lastly the DHCP server sends a reply acknowledging this has been completed, and the device can start using the IP address by sending message that is DHCP acknowledge. जब वो डिवाइस कंफर्म करता है कि हाँ मैं वो आईपी एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ जो आपने मुझे ऑफ़र किया है, उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट जो रिक्वेस्ट है वो सेंड होती है, जिससे कि जो आईपी एड्रेस वो प्रॉपरली असाइन हो जाता है उस डिवाइस को जो कि आया था विदाउट एन असाइंड आईपी एड्रेस. तो अगर आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं, लेट मी जूम आउट अ लिटिल बिट so that you can screenshot it and keep it on in your notes, and let me explain this diagram again. So क्या हो रहा है, ये एक डिवाइस है जो कि नया नया आया है, जिसने एक जिसके अंदर कोई भी आईपी एड्रेस सेट नहीं है. तो उसने एक रिक्वेस्ट भेजी है DHCP सर्वर को, दैट इज कॉल्ड DHCP डिस्कवर. आफ्टर दैट DHCP एक उसे ऑफर सेंड करता है कि दिस इज द आईपी एड्रेस दैट आई हैव, डू यू वांट इट. उसके बाद जो डिवाइस है वो रिक्वेस्ट करता है कि हाँ मुझे ये आईपी एड्रेस चाहिए, तो वो DHCP रिक्वेस्ट भेजता है उसे वापस. एंड देन DHCP सर्वर जो है वो एक्नॉलेज करता है कि वो जो डिवाइस है उसने वो आईपी एड्रेस को कंफर्म किया है. सो आप होपफुली ये डायग्राम अच्छे से समझ गए होंगे एंड आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा. लेट्स go to answer some of the questions related to this. What type of DHCP packet is used by a device to retrieve an IP address? तो IP एड्रेस रिट्रीव करने के लिए सबसे पहले कौन सी जो पैकेट कौन सी जो पैकेट है DHCP यूज़ करता है, दैट इज़ DHCP डिस्कवर. Next question. What type of DHCP packet does a device send once it has been offered an IP address by the DHCP server? तो कौन सा वो पैकेट है जो कि सेंड होता है once it has been offered an IP address?
ओके, कंफर्म करते हैं। Finally, what is the last DHCP packet that is sent to a device from a DHCP server? तो जो कम्युनिकेशन है, ये जो आईपी एड्रेस की पूरी जो प्रोसेस है, उसको उस प्रोसेस को जब ख़त्म करता है डीएचसीपी सर्वर, तो लास्ट में एक जो एक्नॉलेज की रिक्वेस्ट जो है वो सेंड होती है एज अ पैकेट। सो डीएचसीपी एसीके, दैट इज एक्नॉलेज। तो बहुत अच्छे से हमने इन क्वेश्चंस के आंसर भी दे दिए हैं। अगर आप इन्हें नोट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके ये सब जो क्वेश्चंस हैं विद देयर आंसर्स आप नोट कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर लर्निंग। और अगर आप कुछ भी भूलते हैं तो आप इस वीडियो पर फिर से वापस आकर देख सकते हैं कि मैंने किस तरह आपको जो है वो डायग्राम्स एक्सप्लेन किए हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ए वीडियो। सो अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अपना ओएसआई मॉडल वाले रूम में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉडल है। जैसे कि आपको पता है ओएसआई मॉडल एक जो बैकबोन होती है एक नेटवर्क की, वो होती है। तो हम इसे चेक करते हैं। हमने सक्सेसफुली अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको ये वीडियोस जो कि मैं बना रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप अच्छी लग रही हैं, समझ आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो आप एक लाइक दे सकते हैं इस वीडियो के ऊपर और आप इसे शेयर कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज आई नीड सब्सक्राइबर्स फॉर दिस चैनल टू ग्रो फास्ट। और आने वाले जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको ओएसआई मॉडल को एक्सप्लेन करूँगा और इसके अंदर कुछ टास्क होंगे हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास 9 टास्क हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।